खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की नई किरणों के साथ नई सुबह का आगाज और प्रोग्राम की एक नई शुमारे के साथ प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। मैं आसिफ रशीद आपके साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, हमारा और आपका साथ ठीक 10 बजे तक रहता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत, खबरें, तज्ज़िया और तबसरा इस प्रोग्राम में तरजीहात में शामिल रहता है। और आज का दिन बेहद ख़ास जम्मू कश्मीर के एतबार से। कल मरकजी बजट पेश हुआ, अब जम्मू कश्मीर के बजट पर सबकी नजरें हैं, उस तरफ आपको थोड़ी देर में लिए चलेंगे। इजलास से पहले सरगर्मियां और इसके अलावा बैक टू बैक बैठकें या मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। थोड़ी देर में उस मुशावरत को भी समझने की कि असल में क्या मामलात जो हैं वो पूरे दिन को रहने वाले हैं। मौसम से लेकर सियासी मामलात तक और इक्तसादी मामलात पर बिलखुसूस हम बात करेंगे। किस शोबे को, किस सेक्टर को क्या मरकज़ की तरफ से मिला और कहां पर किस तरह का रिएक्शन या रद्द अमल सामने आया है। लेकिन इन सारे मौज़ूआत के अलावा जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हुए मुल्क के दीगर मामलात पर भी नज़र दौड़ाएंगे और बैनुल अक़वामी सतह पर चंद बड़ी बातें जो थोड़ी देर में प्रोग्राम में खबरों के जरिए आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सारे मौज़ूआत पर जाने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे के फॉर्मेट में आज खास क्या है, चंद अहम तरीन वाक़यात अंग्रेजी तारीख यानी 2 फरवरी 2026 की मुनासबत से आपके सामने है। आज दूसरे महीने यानी 2026 के फरवरी की 2 तारीख है। अदल सुबह 5:30 बजे के आसपास आज जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। 4.6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। थोड़ी देर में मुकम्मल खबर आपके सामने रखेंगे। बहरहाल हिस्ट्री का एक हिस्सा है तो आपके सामने हमने रखना ज़रूरी समझा। 1556 में आज ही के दिन चीन के शिनसी सूबे के अंदर तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। 8,30,000 से ज़्यादा अफराद इस अफसोसनाक लम्हे के दौरान मारे गए। और चीन के अंदर या जनूबी एशिया के अंदर सबसे बड़े और ख़तरनाक वाक़यात में से जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हों, नुकसान हुआ हो, 1556 में चीन भी इस अबतर सूरत हाल से गुजरा है। 1788 में आज ही के दिन फरवरी 2 को मुल्क में इंतजामी इस्लाहात के लिए पिट्स रेगुलेटरी एक्ट नाफिज हुआ। तारीख आज की चुनी गई। 1852 में 1852 आज के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट मैच, जो टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच है वो मद्रास के अंदर जीता, जिसको बाद में चेन्नई का नाम दिया गया साउथ इंडिया के अंदर। 1862 में शंभूनाथ पंडित कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले हिंदुस्तानी जज मुकर्रर हुए। 1862 दिन आज का। इसके अलावा 1915 में मशहूर सहाफ़ी, मुसन्निफ, नावल निगार और मौर्रिख खुशवंत सिंह की पैदाइश आज के दिन हुई। अब तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी जो सहाफ़ती और पेशा वाराना जो खिदमात हैं और जो उनकी तसानीफ है उनको आज याद किया जा रहा है। 1878 में यूनान ने तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान आज ही के दिन किया था। 1626 में चार्ल्स ओवल इंग्लैंड के शहनशाह बने। साल 2008 में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिख मैरिज एक्ट ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ, 2 फेब 2008। 1966 में पाकिस्तान ने कश्मीर समझौते के लिए एक अहम तजवीज पेश की, जिसको बाद में मुस्तरद कर दिया गया। 66 1990 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पर एक तवील अरसे तक पाबंदी रही। सियासी सरगर्मियां बंद थी और लीडरों पर भी कदगन लगी थी। 30 साल कबल लगी पाबंदी आज के दिन 1990 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से हटाने का फैसला सरकार की तरफ से हुआ। और जब नेल्सन मंडेला समेत मुतअद्दिद शख्सियात अफ्रीका के अंदर जदोजहदी आज़ादी के लिए या इम्तियाजी सलूक और ब्लैक एंड वाइट्स का वो जो एक अमल चलता है उससे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, उस दरमियान ये पाबंदी नाफिज की गई थी। बाद में इसको ख़त्म आज के दिन किया गया। और आज से 27 बरस कबल 1999 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान मार्क टेलर का बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान दुनिया के सामने आया। तारीख 2 फरवरी की थी। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम तरीन वाक़यात जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखें, इसके बाद खबरों की तरफ चलेंगे। इससे पहले बैनुल अक़वामी मामलात पर हम जाएं। जम्मू कश्मीर की खबरों से आगाज़ करेंगे और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ताल्लुक से हम या शुमाली भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में बदलती सूरत हाल या मौसमियाती तब्दीली पर मुसलसल आप तक अपडेट्स पहुंची हैं। लेकिन इस दरमियान सुबह सुबह कुछ बुरी खबरें भी आई। मुकम्मल तफसीलात पहली खबर में एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर आपके सामने और उसके बाद बैनुल अक़वामी और कौमी खबरों की तरफ जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस प्यार मोहब्बत के साथ आप हमारे इस मॉर्निंग शो सलाम जेके को देखते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये फीडबैक आपकी तरफ से आज भी हम तक ज़रूर आएगा। लेकिन फिलहाल खबरों का करते हैं आगाज़, क्योंकि आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास खबर सामने आई सूबा कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से कि ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और झटके इस कदर शदीद थे कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर आने में ही आफियत समझी है। रेक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है, और इसका महव मरकज़ जो बताया गया है वो ज़िला बडगाम बताया जा रहा है। और ये जो ज़लज़ले के झटके थे बडगाम में तो शदीद महसूस किए गए, इंटायर बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फिर पास में आपका श्रीनगर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा झटके श्रीनगर के अंदर और बहुत ज़्यादा शिद्दत इसकी देखी गई। पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, हंदवारा और इस तरीके से कुपवाड़ा के 0 लाइन तक भी इसके झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी तरीके से किसी जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई इत्तला नहीं आई है। ताहम जो ही ये ज़लज़लों के झटकों ने शहर श्रीनगर और सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को दहलाया, फ़ौरन से बेशतर लोग अल्लाह अल्लाह करते घर से बाहर निकले हैं। और इस वक्त जो इतलात और ख़बर हमारे पास आ रही है कि सबसे जो ज़्यादा झटके थे, क्योंकि ज़ेर ज़मीन इसकी जो तह बताई गई है तकरीबन सिर्फ 10 किलोमीटर थी। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर पहले ही हाई सिस्मिक जोन के अंदर बताया गया है और इस तरीके के झटके आ सकते हैं, इस तरीके की पेशन गोइयाँ की गई हैं। ताहम अभी तक किसी भी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। बडगाम, पुलवामा, श्रीनगर के अंदर सबसे शदीद झटके महसूस किए गए। हंदवारा से लेकर कुपवाड़ा के आखिरी बेल्ट तक और यहाँ शोपियान तक भी इसका असर जो है वो देखने को मिला है। इधर हल्के झटके जो है वो कश्तवाड़ और डोडा के अंदर भी महसूस किए गए हैं, वो काफ़ी हल्के झटके थे। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है जो मुख्तलिफ CCTV के जरिए से रिकॉर्ड की गई है, जिन्होंने बाद में इस बात की तस्दीक की कि ज़लज़ले का झटका जो था वो 4.8 रेक्टर पर मापा गया था। और इसका एपिसेंटर जो था वो सेंट्रल कश्मीर बडगाम बताया गया है। और वादी कश्मीर के अलावा खिता चनाब में अगरचे इन ज़लज़ले के जो झटके थे उसकी शिद्दत कम थी, और इसी कम शिद्दत के या इसी नौयत के जो झटके हैं वो खिता पीर पंचाल के अंदर भी महसूस किए गए हैं, जो कन्फर्मेशन है। क्योंकि साउदर्न बेल्ट जो है वो जनूबी कश्मीर के साथ लगने वाला ऊपरी हिस्सा जिसमें राजौरी पुंछ के कुछ एक इलाके आते हैं, वहाँ से भी सुबह सुबह कन्फर्मेशन हुई कि इस तरह के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी तरह की नुकसान की कोई इतला इस वक्त 8:47 के आसपास हम तक नहीं पहुंची है। अब आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा तलबा की भी करते हैं। आज का दिन बेहद ख़ास और अहम, जहां पर नए सेशन के लिए नए तालीमी सेशन का आगाज़ कुछ दिनों के बाद होगा। छुट्टियां ख़त्म होंगी, बच्चे वापस स्कूलों में लौटेंगे, लेकिन जिन्होंने नवंबर और दिसंबर में इम्तिहानात दिए थे उनके रिजल्ट्स एक एक करके आ रहे हैं। 10th और 12th के बाद आज 11वीं जमात के नताइज का ऐलान 11:30 बजे के बाद किसी भी वक्त हो सकता है। 80,000 से ज़्यादा तलबा हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं, जिनने पहले ही इस बात की तस्दीक की थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा, हालात ठीक रहे, टेक्निकली कोई मसला पेश नहीं आया, तो 2 फरवरी तक रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। आज जब रिजल्ट्स आएंगे तो जम्मू के मुकाबले कश्मीर में ज्यादा स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 64,007 तलबा वादी कश्मीर के 10 मुख्तलिफ अजला से जो विंटर सेशन का हिस्सा बने, एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, 11वीं जमात का इम्तिहान दिया। और सुबह जम्मू के अंदर जो विंटर जोन में बहुत कम एरिया राजौरी, पुंछ के और डोडा किश्तवाड़ के आते हैं, 17,462 और कुल मिलाकर 81,000 के आसपास ये तलबा बनते हैं जिनका रिजल्ट आएगा। जो अथॉरिटीज बता रही हैं इसके लिए थोड़ा सा या कुछ घंटों का इंतजार है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियली जो कंफर्मेशन की गई है, क्योंकि काफ़ी पुरतनाव सूरत बीच में बनती है, क्योस और कन्फ्यूजन में कई बार वेबसाइट भी बंद हो जाती है, क्रैश करती है, तो ऐसे में मुतलका चेयरमैन के मुताबिक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या जेके बोस का जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है उस पर तमाम लोग बने रहेंगे, सारी की सारी डिटेल्स वहां पर आएंगी। इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से जितनी भी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको दूर करते हुए 11:30 के बाद जब अनाउंसमेंट पॉसिबल लगता है कि 11 के आसपास आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कई बार लंबा भी हो जाता है जब टेक्निकल मसले पेश आते हैं या परेशानी आती है। किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए टेक्निकल जो टीम है
उसको कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से पहले ही डायरेक्शंस दे दी गई हैं और आज जब रिजल्ट आ जाएगा 11:30 से 2 या 3 बजे के दरमियान आप देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जेके बोस की भी है, जहां पोर्टल भी है जेके बोस पोर्टल, सारी डिटेल्स उस पर बआसानी आपको मिल सकेंगी। तो शफाफियत के साथ चीजें चले, बगैर किसी परेशानी के सबको रिजल्ट्स वक्त पर मिल जाएं, जैसे ही इसका कि अनाउंसमेंट हो, बगैर किसी टेक्निकल ग्लिच के, किसी खामी के, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशें हो रही हैं। 81,469 स्टूडेंट्स का मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे से पहले रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। ये तो थी बात रिजल्ट्स की, उन तलबा की जिनका आज नतीजा आना है। 11वीं जमात के तलबा का ऐलान, रिजल्ट्स का ऐलान आज तकरीबन 11:30 बजे स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कराया जाएगा और इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशंस भी जारी कर दी गई हैं। इस बीच जरा बात आज की भी करते हैं, क्योंकि आज से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारा बढ़ने वाला और थोड़ी देर के बाद रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में अहम तरीन काबीना इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। बजट 2026-27 से कबल इस काबीना इजलास को इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि बजट 2026-27 से कबल काबीना का अहम तरीन इजलास रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में थोड़ी देर में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें सभी काबीनी वुज़रा शामिल होंगे। इतलात और खबरों के मुताबिक आज के काबीना इजलास के अंदर जहां बजट जो 6 तारीख को पेश होना है, वज़ीर आला खुद पेश करेंगे, जो वज़ीर खजाना भी है जम्मू कश्मीर के, उस बजट को मंजूरी दी जाएगी। जो की सेक्टर एलोकेशंस हैं जो फाइनल की गई हैं, उसको एज ए सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर, और ये एक रीत रही है कि काबीना के सामने रखा जाता है। जिस तरीके से कल आपने देखा कि मरकजी बजट जब पेश हुआ, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने काबीना के सामने वो रखा, वहाँ मंजूरी मिली, फिर सदर मुर्मू के पास चले गए और सदर हिंद के बाद उसके बाद उसको ऐवान के अंदर पेश किया गया। और यहाँ पर जो आज से इजलास शुरू होने जा रहा है, उससे कबल रियासत के वज़ीर आला की सरबराही में काबीना का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और इस काबीना इजलास के अंदर बजट 2026-27 के हवाले से जो एलोकेशंस की गई है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसके बाद उस बजट को बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान के सामने पेश किया जाएगा। इतलात और वज़ीर आला दफ्तर के जो ज़राया है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आज का काबीनी इजलास मुख्तसर ही है और मजीद कोई भी बड़ी बात या एजेंडे के अंदर दूसरी बात नहीं है। तमाम तर नजरें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस बैग पर रहेंगी, उस लैपटॉप पर रहेंगी, जिस आईपैड या लैपटॉप के जरिए से वो बजट पेश करेंगे कि रियासत के किस खित्ते को क्या कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आज जानकारी काबीनी वुज़रा को दी जाएगी जो आज काबीना के इजलास में शिरकत करेंगे। अच्छा, तजावीज़ में इशफाक बहुत सारे मुतालबात हैं, अगर हम एक एक करके सेक्टर वाइज जाएं, लेकिन क्या ये हुकूमत के सामने एक ये भी माली तौर पर एक दबाव है? खुद चीफ मिनिस्टर या वुज़रा कई बार इस बात का एहसास करने के बाद एतराफ़ भी कर चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल भी होगा। तजावीज़ ज़रूर हैं लेकिन माली दबाव को भी जहन में रखते हुए चीज़ें शायद डिक्लेयर हों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने ऑलमोस्ट अपना अपना प्रपोजल तो है ही, मतलब जो मिनिस्टर है उनको पता है कि उनकी एलोकेशन कितनी आई है, उन्होंने बजट के अंदर क्या। आज ये एक रस्मी फॉर्मेलिटी एक होती है, डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, काबीना वेट करती है, उसके बाद वज़ीर खजाना को एथोराइज किया जाता है कि आप इसको जनाब पढ़ें, हम चले, कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उमर अब्दुल्ला के लिए तब जब कल रियासत का बजट पेश हुआ है और उस बजट के अंदर कोई ज्यादा माली फायदा रियासत को नहीं मिला है। यह बात आप याद रखिएगा। नो डाउट आपको जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जब आप लोकल इन्फ्लेशन को देखेंगे, नेशनल इन्फ्लेशन को देखेंगे, तो वो एज इट इज बराबर आपको दिखेगा। सो बहुत बड़ा चैलेंज उमर अब्दुल्ला के लिए है। हमारे साथ शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना का इजलास है, कितने बजे ये मीटिंग होनी है और मजीद कोई डिटेल्स इस हवाले से आपके पास? की शुरुआत होगी। तमाम कैबिनेट मंत्री जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सेम उमर अब्दुल्ला के द्वारा कैबिनेट बैठक जो है वो चेयर की जाएगी। देखिए, आज अगर मैं बात एनालाइज किया जाएगा कि क्या कुछ जो है वो पूरी तरीके से बजट को, जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ जो है वो रहने वाला है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट के जो भी जिन भी चीजों की कमी या फिर जो भी उन्हें जो है वो प्रपोजल देना है, वो तमाम चीजों को जो है वो आज रखा जाएगा और फाइनलाइज किया जाएगा। देखिए, लगातार जो है वो कैबिनेट बैठक जो है वो की गई है और इसके अलावा
एमएलए से भी जो है वो बैठक की गई है। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ जो है दिक्कतें हैं या फिर क्या कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स वहां पर फेस कर रहे हैं, क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग एमएलए की विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनमें क्या कुछ जो है वो इस समय चीजों को लेकर जो है पूरी तरीके से उमर अब्दुल्ला के सामने जो है वो एमएलए के द्वारा रखा गया है। तो आज जो कैबिनेट बैठक है करीबन 3 बजे बैठक शुरू होगी और फाइनलाइज किया जाएगा क्या कुछ जो है अब यानी कि डिपार्टमेंट में कमी है या फिर क्या कुछ नहीं इंक्लूड किया गया है, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज डिस्कशन की जाएगी। तो करीबन 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद जो है वो कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और तमाम चीजों को लेकर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। काबीना का अहम तरीन इजलास साल 2026-27 बजट सालाना मीजानिया पेश करना है और उससे पहले वजीर आला को बाज़ाब्ता तौर पर ये इख्तियार दिया जाएगा, चूंकि वो वजीर खजाना भी है, कि वो उस डॉक्यूमेंट को ऐवान के सामने रखे जिस डॉक्यूमेंट को वेट किया जाएगा आज काबीना के अंदर। चलते हैं जी आगे, क्योंकि आज का दिन मैंने पहले ही कहा कि खबरों से भरा पड़ा है, इसलिए आज तमाम नजरें उस अहम तरीन इजलास पर भी रहेंगी जो इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बुलाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप ने अपने तमाम अरकान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान का अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर बुलाया है, जिसके बाद हम ख्याल जमातों का इजलास भी होगा जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला करेंगे। बिल्कुल, दो अहम तरीन इजलास हैं। एक तो चूंकि आप सब जानते हैं हुकूमत का हिस्सा कांग्रेस है, अगरचे उसके पास कोई वजारत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली वो पार्ट भी हुकूमत का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी आप समझ सकें। मगर ये ज़रूर है कि सारे के सारे एमएलए जो हुकूमत का, जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, 50 के करीब जो एमएलएज हैं, इन सब का जब मुश्तरका तौर पर इजलास हो रहा है, एक तो वो इजलास जिसकी सदारत खुद उमर अब्दुल्ला करेंगी, हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी इस सेशन के लिए। 5 बजे इत्तेहादी एमएलएज की मुश्तरका मीटिंग है। ठीक 5 बजे आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ रहेंगे, सारी डिटेल्स आप तक पहुंचेगी। दूसरा, आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पार्टी लेवल पर हिकमत अमली तरतीब देगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास ठीक 4 बजे रखा गया है, यानी 4 बजे चीजें डिसाइड होंगी, वो 5 बजे भी जाकर डिस्कस होनी है और उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये सेशन किस तरीके से चलना है। और हुकूमत की जानिब से इस बार जो प्रपोजल्स आएंगे, हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत में शामिल जो एमएलएज हैं उनकी जानिब से कई बिल्स आने हैं, कई लोगों के सवालात जब आएंगे, तो आप याद रखिएगा उससे पहले मुश्तरका हिकमत अमली में कम से कम एक बात ये भी सामने वाजे हो जाएगी कि अगर कोई नई बात करना चाह रहा है इस सेशन के दौरान, बाद में जाकर किसी तरीके से किसी हंगामे पर या किसी ऐसे नतीजे पर ना पहुंचे जहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ जाएं। तो 2 फरवरी को कल आज जब इजलास शुरू होगा, कल चूंकि आप देखेंगे क्वेश्चन आवर भी होगा, बैक टू बैक मिनिस्ट्री से सवालात पूछे जाएंगे, जवाब तलब किए जाएंगे। इस सिलसिले में जो चीफ विप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल, उनकी तरफ से 2 ऑफिशियल कम्युनिकेशन आए। एक उन एमएलएज के नाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का हिस्सा है, 50 के करीब जिनकी तादाद है, इंक्लूडिंग कांग्रेस और जो आजाद उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान के लिए अलग से कि वो 4 बजे जम्मू के अंदर इजलास का हिस्सा बनेंगे। वजारत रोड जम्मू में ये दोनों इजलास होने जा रहे हैं, जहां पर खुद वज़ीर आला भी मौजूद रहेंगे। दोनों अहकामात के मुताबिक वजारत रोड पर जब इजलास होगा तो इन मीटिंग्स में एक तो ये जो बजट सेशन है इसके लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। फिर कई बार ये भी होता है कि कई लोग पार्टी लाइन से हट जाते हैं, वो चीज़ें ना हो, बाद में उन चीज़ों को फेस ना करने पड़े, तो कम से कम एक लाइन ड्रॉ करके कानून साज पार्टी का जो इजलास है उसमें मुत्तफिका तौर पर कोई ऐसी राय कायम की जाए कि कल इजलास के दौरान जब भी कोई बात उठे तमाम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। की जब आप बात करेंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी लंगर लंगूट कस लिया है। भारतीय जनता पार्टी की बात आप करें, हिज़्ब इख्तिलाफ में जो दीगर जमातें हैं वो भी, वो कश्मीर सेंट्रिक है, वो भी या इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को कॉर्नर करना। जब सरकार को कॉर्नर करना है तो किन मुद्दों पर? स्टेटहुड के मामले पर सबसे बड़ा हंगामा अब की बार भी आप देखेंगे, और फिर चशोटी से लेकर दीगर मामला जो ज़ेर बहस है और रिजर्वेशन का मामला जो अभी तक हल नहीं हुआ है, इन तमाम मामला को लेकर उमर अब्दुल्ला के सामने आज से बड़ी चुनौती और बड़ी परेशानियां जो है वो देखने को मिल सकती है ऐवान के अंदर। उसको कैसे टैकल किया जाए, अपने मेंबरान को किस तरीके से काबू में रखा जाए, वो ज्यादा सरकार को ग्रिल ना करें, ये भी एक बड़ी परेशानी है। क्योंकि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ऐसे सवाल और इस तरीके की कॉलिंग अटेंशन रियासत के एमएलए की तरफ से दी गई थी, जिसमें सरकार से ये मुश्किल हो रहा था सरकार को कि क्या हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर सवाल पूछ रहा है या हिज़्ब इख्तिदार का वो रुकन मेंबर सवाल पूछ रहा है जो सरकार के साथ है। शायद उस चीज़ को देखते हुए इस अहम तरीन इजलास को मुबारक अहमद गुल जो चीफ विप है उन्होंने तलब किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर 2 अहम तरीन इजलास बैक टू बैक जम्मू के अंदर आज होने जा रहे हैं।
चलिए, इजलास के बाद अब जरा जब बजट इजलास की बात हो रही है तो इससे पहले ब्रेक पे जाएं। एक अहम खबर आपके सामने रखनी है। कुछ ही मिनट के बाद एक और इंतजार खत्म हो रहा है। मरकजी बजट के बाद तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद जम्मू कश्मीर का बजट भी ऑफिशियली शुरू हो जाएगा ठीक 10 बजे। और सबसे पहले इस इजलास की जब शुरुआत होने जा रही है तो जम्मू कश्मीर की अवामी मुंतखबा हुकूमत जो अक्टूबर 2024 में बनी, उसका दूसरा बजट, जिसको खुद बहैसियत वजीर खजाना रहते हुए उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे। पहला बजट 7 मार्च 2025 को आया। इस बार का बजट तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद आ रहा और सुबह 10 बजे जब इजलास की शुरुआत होगी, जो पहले ऑफिशियल शेड्यूल जारी किया गया था, 2 मुख्तलिफ फेसेस में बार बार हमने आपको बताया है कि जो बजट है, मरकजी बजट के बाद अब जम्मू कश्मीर के बजट पर सबकी नजरें हैं। 10 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के साथ जम्मू के अंदर इस इजलास की शुरुआत होने जा रही है। और इस बार का जो फोकस है, ये आज सुबह की पहली तस्वीर है जहां पर एमएलएज ने एंटर होना है। रास्ते पूरी तरीके से तैयार हैं, सजावट की गई है, सिक्योरिटी तैयार है। जम्मू कश्मीर वाले विजुअल चलाइएगा जिसमें एक मरकजी बजट अलग से जो कल पेश किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के बजट में डिजिटल गवर्नेंस और शफाफियत के बजट में जो अहम तरीन मौजूआत हैं उनको भी सरे फहरिस्त रखने की बात कही जा रही है। लेकिन दबाव, जैसे हमने शुरुआत में कहा, कि वो भी काफी ज्यादा होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर बुनियादी ढांचा, सेहत का निजाम और अच्छा हो, तालीमी निजाम बेहतर किया जा सके, रोजगार के मजीद मौके पैदा हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो, जिस पर खुद वज़ीर आला 2 दिन पहले बात कर चुके हैं। सयाहत को, और जो मकामी सनत है, सयाहत से वाबस्ता अफराद हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो पूरी उम्मीद है इस बजट से, वो तमाम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप, नए लोग जो मुख्तलिफ यूनिट होल्डर्स के जरिए उनके साथ जुड़कर कारोबार शुरू कर रहे हैं, हुकूमत उनकी माली तौर पर कोई मुआवनत करे। बहुत उम्मीदें इस बजट से, आगे चलकर इसको और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की, जम्मू कश्मीर के ग्रोथ के लिए, जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकल बैलेंस बनने के लिए इस बार का बजट पिछले से आज ज्यादा अहम नजर आता है। इशफाक, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 10 बजे के आसपास ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे, जिसके बाद वो उस खुतबे को पढ़ेंगे, उस तकरीर को पढ़ेंगे जो तकरीर पहले ही रियासती इंतजामिया और मौजूदा हुकूमत, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उन्होंने वेट की है। और जब ये पढ़ा जाएगा तो क्या हंगामे के बीच पढ़ा जाएगा या इसको इजीली सुना जाएगा, एक बड़ा सवाल ये भी है। हिज़्ब इख्तिलाफ में सबसे बड़ी जमात बीजेपी किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करेगी, वो भी देखने के लिए होगा। लेकिन सीधे असेंबली सेक्रेटरीट चलेंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, असेंबली का अहम तरीन इजलास, बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है। 10 बजे के आसपास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एंट्री होनी है। 10:05, 10:08 के आसपास बजट का जो बाज़ाब्ता तौर पर खुतबा है, जो बात है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब पढ़ना शुरू करेंगे। अभी आसपास आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें तो क्या कुछ आप अभी तक देख पाए हैं बाहर से लेकर अंदर तक? देखिए, करीबन 10 बजे एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो एड्रेस किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस समय पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी है। आप देख सकते हैं जहां पर इस समय जो है वो बैंड वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और जैसे ही एलजी मनोज सिन्हा जो है वो अंदर प्रवेश करेंगे, बैंड यहाँ पर बजाया जाएगा। उससे पहले पूरी तरीके से असेंबली को सजाया गया है। सिक्योरिटी इस समय पूरी तरीके से टाइट है। हालांकि सेक्रेटरीट में सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा टाइट देखने को मिलती है, लेकिन इस समय पूरी तरीके से जो है वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा इस समय जो है वो टाइट देखने को मिल रही है। और डॉग स्क्वाड या फिर बम जो डिस्पोजल की टीम है, उनके द्वारा भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो जांच की गई है। देखिए, आज बजट सत्र की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 6 फरवरी को बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो हर किसी की निगाहें, आम जनता की जो निगाहें हैं, वो इस समय बजट को लेकर जो है वो बजट पर रहने वाली है कि क्या कुछ आम जनता के लिए जो है वो बजट पेश किया जाएगा। तो जब 10 बजे एलजी मनोज सिन्हा एड्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है आम जनता हो या फिर जिस प्रकार से तमाम लोग जो है वो एलजी मनोज सिन्हा को सुनेंगे, लेकिन इंतजार हर किसी का जो है वो 6 फरवरी पे है। हर किसी की निगाहें 6 फरवरी पे है कि क्या खास जो है वो बजट पे रहने वाला है, क्या कुछ जो है वो आम जनता को दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, कई मुद्दे हैं। सबसे पहले अगर मुद्दों की बात करूं तो आपने स्टेटहुड की बात की है, वो भी एक अहम मुद्दा है, लेकिन कहीं न कहीं जो बहसबाजी है, नोक-झोंक है, वो काफी ज्यादा इस असेंबली सत्र में देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले दिनों भी काफी ज्यादा सड़कों पर लोग उतरे थे और भेदभाव की बातें भी की गई थी। तो जो वैष्णो माता देवी कॉलेज, जो कटरा कॉलेज है, जिस प्रकार से एनएमसी के द्वारा परमिशन को विड्रॉ किया गया था, तो वो भी जो है उसको भी लेकर यहाँ पर जो है वो चर्चा की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा। और डेली वेजर, खासतौर पर आप देखिए एलओपी सुनील शर्मा के द्वारा इस बार जो है वो डेली वेजर्स के तमाम लोगों को जो है वो आश्वस्त किया गया है कि उनका मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से उठाया जाएगा। तो बजट को लेकर इस समय हर बजट पर हर किसी की निगाह है, लेकिन उससे पहले बजट सत्र
की शुरुआत हो चुकी है और तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी है। आप देखिए बैंड यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय के बाद एमएलए यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचेंगे और एलजी मनोज सिन्हा जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ये तमाम बैंड यहाँ पर जो है वो बजाया जाएगा, उनके आगमन में जो है वो बजाया जाएगा। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा जो है वो खिताब करेंगे, आम जनता को जो है वो संबोधित करेंगे। शिल्पा, क्या ये रिवायती तौर पर वो जो हम चीजें पिछले सेशन में या इससे पहले असेंबली शुरुआत होने से पहले देखा करते थे, गार्ड ऑफ ऑनर का एक तरीकाकार शायद नजर आता था, उस तरह की कोई तैयारी है या इस बार थोड़ा रिवाइट से हटकर कुछ नजर आने वाला, जो आपके बैकग्राउंड में तस्वीरें नजर आ रही जहां पर प्रिपरेशंस चल रही हैं इस वक्त? देखिए उसी तरीके से अगर हम गार्ड ऑफ ऑनर की बात करें तो उसी तरीके से जो है वो इस समय ये नजर आ रहा है, क्योंकि जब एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे, तो उन्हें ऑनर के लिए यहाँ पर जो है वो बैंड यहाँ पर लाए गए हैं, वो बजाए जाएंगे, ताकि एक जब वो आगमन करेंगे तो एक ऑनर जो है वो उन्हें दिया जाएगा। तो उसी तरीके से ये तमाम चीजें जो है वो इस समय नजर आ रही है और असेंबली को यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखेंगे सजाया गया है, क्योंकि जब भी बजट सत्र की शुरुआत होती है तो असेंबली को पहले दिन ही असेंबली को जो है वो बेहद सजाया तैयारी कमी रहे और बहुत शुक्रिया ये शिल्पा आवाजें शर्मा, नेशनल दोबारा आपके एंथम। पास लौटेंगे जो ही बजट का इजलास शुरू होगा 10 बजे के आसपास। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गवर्नर हाउस से रवानगी होगी तो हम आपको बराह रास्त तस्वीरें भी दिखाएंगे और पल पल का अपडेट गुलिस्तान न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी पर जरूर आपके पास हम रखते जाएंगे। छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहां पर ब्रेक के उस पार भी खबरों का एक बहुत बड़ा पिटारा है। जम्मू कश्मीर के अंदर बजट का इजलास का आगाज आज हो रहा है, लेकिन खजाने के अंदर क्या कुछ है, क्या राहत मिल सकती है, एक बड़ा सवाल है। और क्यों हजारों करोड़ रुपए की बिलें अभी भी वाजिबुल अदा, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जो सेंट्रल एलोकेशन आई है उस सेंट्रल एलोकेशन को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं, जहां पर बजट के ताल्लुक से बात हो रही थी, लेकिन सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं माली तंगी का शिकार हैं। और 4 से 5 माह बीत गए हैं। इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि जीपी फंड्स का भी एक मसला है, तनख्वाहों में या जो अदायगियां हैं उसमें ताखीर के सबब मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, और ठीक बजट से पहले शायद हुकूमत के लिए कहीं इशफाक की दर्द सर ना बने। फिलहाल दर्द सर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डिले कंटिन्यूसली चल रहा है जीपी फंड के मामलों पर, पेंशन के मामले पर, ग्रेजुएटी के मामले पर जो मुसलसल इस वक्त डिले चल रहा है, उसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन जो है वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक सन 2025 अप्रैल मई से सन 2025 से मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर केसेस जो है वो इल्तिवा में पड़े हैं, मुख्तलिफ ट्रेजरीज के अंदर जो है वो इल्तिवा में पड़े हैं केसेस। और ये जो एम्प्लॉयज़ का ड्यू पैसा सरकार के पास है, ये अभी तक भी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात जो है वो इन सरकारी मुलाजमीन, इन रिटायर एम्प्लॉयज़ को उठानी पड़ रही है। लगातार सरकार की तरफ से कई बार एश्योरेंसेस भी दी गई है, एश्योरेंसेस भी कराई गई है कि टाइम बाउंड मैनर में ये सारा पैसा जो है वो दिया जाएगा। ताहम अभी भी हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस पेंडिंग पड़े हैं जहां पर यह साफ लग रहा है कि माली सेहत जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है स्टेट गवर्नमेंट की और स्टेट ट्रेजर की, वो इस तरीके की नहीं है जहां पर इन तमाम मुलाजमीन के मुतालबात या इन तमाम मुलाजमीन की बात को माना जा सके। विनोद कुमार हमारे सीनियर न्यूज एडिटर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हैं। विनोद जी, आज से बजट का इजलास शुरू होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 10 बजे ऐवान के अंदर आके खुतबा देंगे, बात रखेंगे, सरकार की प्रोग्रेस कार्ड को सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूनियन का बजट तो आ चुका है, लेकिन स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत रिटायर एम्प्लॉयज की है, उन मुलाजमीन की है जिनका पैसा सरकार के पास है, अभी तक नहीं आया है। उन कॉन्ट्रैक्टर्स का है जिन्होंने काम किया है, अभी तक नहीं आया है। उन लोगों का है जिन्होंने मनरेगा में साबिका टेन्योर में, जब साबिका रियासत हुआ करती थी, काम किया है, गवर्नमेंट डायरेक्शंस पर काम किया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा मसला आज के दिन में उमर अब्दुल्ला के सामने है। ये बिल्कुल गौर आपने ठीक कहा है, क्योंकि जब मैं सेक्रेटरीट में जाता हूं तो अक्सर जो एम्प्लॉइज होते हैं वही हमसे शिकायत करते हैं कि आप इस इशू को उठाते नहीं हो। आज अच्छा किया इस इशू को उठाया, ये मुतालबात है। और सिर्फ ये नहीं है कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज किया है, जो इन सर्विस है उन्होंने भी अपने बच्चों की शादी करवाई है, किसी ने अपना ट्रीटमेंट करवाया है, किसी ने अपने वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया है, वो बिल लेकर के सेक्रेटरीट में घूमते रहते हैं। उनकी शिकायत ये भी है कि ऑफिसर्स अपना जीपी निकलवा लेते हैं, उनको जगह पर्ची निकाल लेते हैं, लेकिन जो दौर तबका है, जो छोटा स्टाफ है, 4th क्लास स्टाफ है, या जिसकी ज्यादा असर रसूख नहीं है, उसके पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। और इतने ज्यादा पेंडेंसी है कि आए दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाहर एक लंबी कतार लगी रहती है। कुछ इन सर्विंग जो सर्विस में है वो एम्प्लॉइज फाइल लेकर के घूम रहे हैं। रिटायर्ड की तो बात सुने, कुछ लोग हमें भी अप्रोच करते हैं कि आप हमारे पैसे किसी को बोल करके निकलवा दो। रिटायर होने के बाद इनको जरूरत है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा गवर्नमेंट को दिया हुआ है, वो उनका शेयर बनता है, उनका हक बनता है, उनको भी पैसे नहीं मिल पा रहे। बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले दिनों तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि जो तखमीना है, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, वो सारी डिटेल्स दें, जो बकाया है उसकी डिटेल्स दें, और एडिशनल फंड्स भी पिछले दिनों पिछले साल के जो बजट के पेंडिंग थे वो भी दिए गए। परेशानी या दिक्कत कहाँ पर आ रही है विनोद जी की एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और ये डिले प्रोसेस कहीं जाकर खत्म होगा? मुझे लगता है कि इसके लिए स्पेशल फंड की दरकार है, और जब तक स्पेशल फंड नहीं मिलेगा तब तक ये पेंडेंसी बरकरार रहेगी। आसिफ सवाल ये उठता है कि ये पैसा एम्प्लॉइज का ही होता है, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नहीं देना होता। गवर्नमेंट ने वो पैसा उनका जमा करके रखा होता है, कुछ शेयर आपका अपनी तरफ से सरकार को डालना पड़ता है। जब उनका बाकायदा एक अकाउंट बनता है, उसके अकाउंट में से आप फंड को क्यों डाइवर्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का समाधान तभी संभव हो सकता है कि एक विशेष अनुदान, विशेष फंड, स्पेशल फंड दिया जाए कि जो पेंडेंसी है एटलीस्ट उनको क्लियर किया जाए। कोई व्यक्ति रिटायर होता है, उसने कुछ अपने ध्यान में ये बनाया होता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई दुकान खोलूंगा, या रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग बनाई होती है, उस पोस्ट रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है वो अदर में लटकी हुई है, वो लोग परेशान है।
जो इन सर्विस है, किसी ने अपनी बच्चों का ट्रीटमेंट करवाया, अपना ट्रीटमेंट करवाया, उनकी भी दिक्कत बकायदा है। बहुत ने बोला कि जो मनरेगा में काम करते थे, जो अब विकसित भारत के जी राम जी बन गया है, उनकी डिपेंडेंसी भी है। तो इसी डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि एक मुफ्त फंड चाहिए, जो अभी तक अवेलेबल नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया। सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ थे, बता रहे थे कि मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन हों, पेंशनर्स कह लीजिए, या फिर ग्रेजुएटी का जो एक मसला है वो भी, और एक तवील मुद्दत से, और मई 2025 के बाद कॉन्टीन्यूसली इस तरह की तफसीलात आ रही थी। आज जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद बजट सेशन की तरफ जाएंगे, तो उम्मीद है कि कंसर्न लोग इस बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुलाजमीन का तबका जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन भी हैं और सबकदोश मुलाजमीन भी, वो सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। अब जब बजट की बात हो रही है, तखमीनों की बात हो रही है, तो ज़रा उस बजट की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसमें मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ को फंड्स दिए गए या फिर फंड्स मुख्तस किए गए। जम्मू कश्मीर को मरकजी बजट या सालाना बजट से क्या मिला? मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन, जिनने तारीख रकम की 9वीं बार बजट पेश किया, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जम्मू कश्मीर को एक अच्छी खबर या नवीद इस बार सुनने को मिली कि 43,290 करोड़ रुपए का बजट मरकज की जानिब से मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किया गया। इसमें पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए का इजाफा है। अब बहुत सारे ऐलानात भी हुए हैं, उस तरफ भी थोड़ी देर में एक एक करके चलेंगे कि किस जगह पर क्या बनाने का मंसूबा सरकार का है। जहां तक बात जम्मू कश्मीर पुलिस की है, जिसको डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में वजारत दाखिला देखती है, पिछले 6 वर्षों से 9,925 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस आज वाले बजट में जम्मू कश्मीर को, एक बात पुलिस को। इसके अलावा जो आप सब जानते हैं, पिछले साल और इस साल के दरमियान के जो अखराजात हैं, बीच में जो तफावत रहती है, कमियां रही हैं, उसको दूर करने के लिए भी हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए। डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए इस मकसद से 279 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इसके अलावा जेहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर को 259 करोड़ रुपए मिलेंगे, मुख्तस किए गए हैं। इस बात की तस्दीक भी इसी में हुई है। और 101 करोड़ रुपए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हुकूमत का जम्मू कश्मीर के अंदर, उन अखराजात को पूरा करने के लिए। तो ओवरऑल जब आप देखते हैं 43,290 करोड़ रुपए में, तो पिछले साल 25-26 के मुकाबले में इस बार 2,000 करोड़ रुपए का इजाफा है। कुछ खास अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं, उस तरफ भी थोड़ी देर में आपको लिए चलेंगे किस शोबे को क्या देने की बात हुई है। 42,650 करोड़ रुपया कहा गया कि सेंट्रल असिस्टेंस होगी ताकि रिसोर्सेज को गैप किया जाए। अब आप एक साल के बाद बजट कर रहे हैं और बजट को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है हर जगह से, लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप इस बजट को देखते हैं तो हम, या तो आप समझिए टेल एंड पर है या नॉर्थ एंड पर हम हैं, तो यहाँ पर इस बजट को कैसे देखा जाता है एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इन्फ्लेशन, जो मार्केट इन्फ्लेशन है, जो 2-3% इन्फ्लेशन हर बार आपकी बढ़ती है, वो इन्फ्लेशन आपको रिफ्लेक्ट होती है बजट के अंदर, वही इन्फ्लेशन जो 2,000 करोड़ रुपए का है वो यहाँ पर आया। और मेरी नज़र में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि बजट में ज़्यादा कुछ जो उम्मीदें स्टेट गवर्नमेंट को लगी थी कि हमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ें मिलेंगी, वो यहाँ पर दिखती हुई नज़र नहीं है। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ बनी, टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा और लग रहा था रिवाइवल ऑफ टूरिज्म और दीगर चीज़ों के लिए एक बुनियादी मंसूबा साजी यहाँ पर की जाएगी, वो मंसूबा साजी यहाँ पर नजर नहीं आई। तो फाइनली 2,000 करोड़ रुपए का आपका लास्ट बजट से एक्सपेंड हुआ है, उससे ज़्यादा मिला है, लेकिन जब आप उसको स्टेट और सेंट्रल इन्फ्लेशन के साथ मिलाते हैं तो आपको ये मिला जुला रद्द-ए-अमल दिखेगा कि ज़्यादा कोई चीज़ आपके हाथ इस बजट के अंदर नहीं लगी है। ये अमूमी तौर पर जो एक्सपर्ट्स है, बजट एक्सपर्ट्स है, उनका मानना। तो एक तरफ से ये खबर है, लेकिन जब टूरिज्म की बात आई है तो एक और अहम बात टूरिज्म के हवाले से है जो कल निर्मला सीतारमन ने कुछ रियासतों के लिए बताई है। और यान जब वो अनाउंसमेंट हुई तो उसमें एक राहत जो है वो मिली है, क्योंकि बजट 2026 में ट्रैकिंग के लिए, चूंकि हमारी रियासत के अंदर एक बेहतर निज़ाम है ट्रैकिंग का, मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर सयाह ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वहां पर ट्रैकिंग कोर्ट्स बनाए जाए, ट्रैकिंग के रास्ते खोल दिए जाएं, उस ज़िमन में जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों के लिए कल ऐलान किया गया। और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर माउंटेन ट्रेल के नाम से इको फ्रेंडली ये जो बनाने की बात कही है। और यहाँ जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हैं तो 84 ट्रैकिंग रूट्स कश्मीर के अंदर, 84 ट्रैकिंग रूट्स कश्मीर के अंदर और 32
जम्मू के लिए आइडेंटिफाई कर ली गई है और ये साफ कर दिया गया है कि सस्टेनेबल ये जो ट्रेल्स होंगी बूस्ट किया जाएगा जी इस एडवेंचर टूरिज्म को। ये एक नई चीज़ जो है मुतारफ कराई गई है। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर रही है, अब मरकज़ का एक बड़ा पैसा इस पर आएगा और यूनियन बजट के अंदर इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पैसा रखा गया है। यूनियन बजट ने इको फ्रेंडली एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से जब कल निर्मला सीतारमन साहिबा बात रख रही थी तो उन्होंने इस बात को सीधे किया कि इकोलॉजिकल यानी जो माहौलियाती तवाज़ुन है उसको भी बरकरार रखना है। फिर पहाड़ों के अंदर जो लोग जाना चाहते हैं हिमालयन स्टेट्स के अंदर, और जब हिमालयन स्टेट्स की बात आई तो उसमें सीधी सीधी बात है जम्मू कश्मीर का भी जिक्र आया है। और कुल मिलाकर जब ट्रैकिंग को देखा गया तो सबसे ज़्यादा आपको 84 ट्रैकिंग रूट्स कश्मीर और 32 जो है वो जम्मू के अंदर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ ट्रैकर्स ये जो एक्सपर्ट्स इसके हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस पूरे मामले का खैर मकदम किया, कहा कि पहली बार एक प्रोटोकॉल बनाने की बात की जा रही है, सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखने की बात की जा रही है और अगर ये सारी चीज़ें चल पाती हैं तो ये यहाँ पर एक और प्रमोशन होगी जी उस सयाहत को जो शायद अभी तक उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सयाहत को परवान चढ़ा था। तो इको टूरिज्म के हवाले से या ट्रैकिंग एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से मरकज़ी वजारत ख़जाना ने कल अपने ख़जाने से थोड़ी बहुत राहत देने का ऐलान कर दिया है। चलिए, ये हुकूमत की जानिब से जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, एक दो बातें उसमें, एक तो जो ट्रैकिंग के हवाले से बात की गई और मरकज़ जम्मू कश्मीर को जो पहली खबर में मैंने आपको बताया बैक टू बैक 2 साउंड बाइट्स या बजट का जब बजट अनाउंसमेंट हो रही थी, स्पीच थी, उसकी 1-2 अनाउंसमेंट्स और उसके बाद अगली खबर पे चलेंगे। India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu Kashmir. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality 12-week training course in hybrid mode in collaboration with a Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual and heritage. This initiative will create a new सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग इसको माहौल दोस्त तो करार दे रहे हैं। जो पहाड़ी सिलसिला है वहां पर आपको थोड़ी सी बेहतरी मुस्तकबिल करीब में नजर आएगी, ये तो एक बात थी। लेकिन दूसरी तरफ हम जब आम तबके की या लोगों की या फिर ताजिरों की, उन अंजुमनों की, उन तंजीमों की बात करते हैं जो सबसे पहले इस बजट को न सिर्फ जो काफ़ी पुरुमीद थे समझती हैं और कोट और अनकोट करके उनकी तरफ से वजाहत भी इस पर एक एक करके, और आज खबर है कि कारोबारियों की जानिब से जम्मू और कश्मीर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा सकती हैं। पहला जो रद्दमल आया है वादी कश्मीर से ताजिरों का, वो इस बजट से मायूस नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक साल 2026 में जिस तरह की मरकजी मुआवनत की जरूरत थी, साल 2025 में होने वाले नुकसानात जिसमें कुदरती आफात से लेकर दहशतगर्दाना सरगर्मियों तक नुकसान जम्मू कश्मीर ने उठाया है, उसका अजाला इस बजट में कहीं नजर नहीं आता। अब इसमें आप जो ताजिर हैं, जिसमें होटल मालिकान अलग से हैं, ट्रांसपोर्टर्स अलग से हैं, जिनने सबसे ज्यादा नुकसान अप्रैल 22, 2025 के बाद कॉन्टिन्यूसली उठाया। इसलिए जो फर्स्ट ओपिनियन आया है वादी कश्मीर के अंदर, जिसमें बड़ी तंजीमें हैं, जिसमें KTMF है, KCCI है, उनके जो जिम्मेदारान हैं, अगरचे वो कुछ चीज़ों का हुकूमत की जानिब से जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो नए ऐलानात हुए हैं, उसका इस्तकबाल भी कर रहे हैं, खुशामदीद का है। लेकिन दूसरी जानिब माली तौर पर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता, बिलखुसूस टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता लोग या जो ताजिर हैं, उनको ऊपर लाने के लिए जो इमदाद होनी चाहिए थी
वो इमदाद मुकम्मल तौर पर इसमें मिस नजर आती है। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि मजीद इमदाद अगर मरकज़ की जानिब से ना की गई तो शायद जम्मू कश्मीर इंतजामिया का भी, आप सब जानते हैं कि एक तरह का लिमिटेड सा बजट हो गया है यूनियन टेरिटरी के अंदर, बहुत मुश्किलात ऐसे में ये लोग उठा सकते हैं। तो पहला रद्द-ए-अमल ऐसा लगता है कि हुकूमत के ऐलानात जहां कुछ हद तक वेलकम तो किया गया कुछ स्टेप्स का जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से थे, लेकिन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस समेत मुतअद्दिद जो ताजिर अंजुमनों के सरबराह हैं वो थोड़े से मायूस नजर आए। एमएसएमईज पर कल यूनियन गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस किया, लेकिन यहाँ पर ताजरों का मानना है कि अगर आप एमएसएमईज की बात कर रहे हैं और फिर आप कॉन्फ्लिक्ट एरियाज की बात करेंगे जिनमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी ना चाहते हुए भी सूरत-ए-हाल कभी कभार ऐसी हो जाती है कि जंग जैसी सूरत-ए-हाल बन जाती है, तो यहाँ पर एमएसएमईज को प्रमोट करने और उन्हें फ्लोरिश करने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया गया था उसको मजीद मजबूत बनाने के लिए एक ग्रेटर फंडिंग की ज़रूरत थी, जो अभी तक इस बजट के अंदर कहीं दिखी नहीं है। तो यही वजह है कि रीजनल बैलेंस इस बजट का ताजरों के हिसाब से नहीं है, अगरचे बीजेपी और दीगर जमातों की तरफ से पहले रद्द-ए-अमल इसमें आया और शुक्रिया भी किया गया है। अब चलते हैं कि आगे बड़ा फटाफट से दो और खबरें जरा बजट के हवाले से ही डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बजट के अंदर जो कल निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐवान के अंदर पेश किया गया मीज़ानिया साल 2026-27 का, उसमें डिफेंस के लिए एक अच्छा खासा बजट रखा गया है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट से लेकर डिफेंस के दीगर चीजों के लिए देश की पूरी नजर है, मुल्क की पूरी नजर है और यहां पर कोई भी कोताही नजर नहीं आ रही है। डिफेंस बजट 2026-27 सबसे ज्यादा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉरफेयर इक्विपमेंट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो पड़ी है और अब की बार तकरीबन 9.95 लाख करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। डिफेंस एलोकेशन में 2-3 जगहों पर ही आपको एलोकेशन बहुत ज़्यादा दिखेगी और उस एलोकेशन में डिफेंस भी है जहां पर 5.95 लाख करोड़ रुपए का ये बढ़ा दिया गया है और फिर ये भी साफ कर दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्या कुछ मिलेगा और फिर फूड सब्सिडी पर क्या कुछ होगा, इकोनॉमिक एजुकेशन एलोकेशंस कितनी रहेंगी, हेल्थ सब्सिडी क्या रहेगी। अगर आप मिला जुला देखेंगे ये जो बजट कल पेश किया गया है, इस बजट के अंदर 3 बड़ी चीज़ें हैं, एक तो डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और वेलफेयर डोमेन स्कीमों का ऐलान कल निर्मला सीतारमण की तरफ से कर दिया गया है। इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा बर्डन इस बजट पर है जहां पर 14.04 लाख करोड़ रुपया देना होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 5.99 लाख करोड़ रुपया पुश मिला है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। पेंशन एस्टिमेट किया गया 2.96 लाख करोड़ रुपया, ये मैं बजट हाईलाइट्स आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर फूड सब्सिडी जो नेशनल फूड सब्सिडी दी जाती है उस पर 2.28 लाख करोड़ रुपया एक तरफ से, फर्टिलाइजर्स पर 1.71 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। एजुकेशन एलोकेशन बड़ी है, ये एक बेहतर मस्बत अमल है कि तालीम को बढ़ाने की बात हुई है और यहाँ पर जो सेट क्राइटेरिया हम पिछले कई सालों से देख रहे थे उसमें 1.40 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो पैसा बढ़ा दिया है और इसी तरीके से हेल्थ पर भी अब की बार जो है वो 1.05 लाख करोड़ रुपया बढ़ाने की बात कही गई है। रूरल डेवलपमेंट, एक देही इलाकों की ओर जब हम चलते हैं तो देही इलाकों का जो बजट एलोकेशन किया गया 2.73 लाख करोड़ रुपया, एग्रीकल्चर एलोकेशन 1.63 लाख करोड़ रुपया और फिर अर्बन डेवलपमेंट जो शहरी इलाके हैं 85,522 करोड़ रुपए का मीज़ानिया पेश कर दिया गया है। एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है जिसमें आप सोलर एनर्जी देख रहे हैं, जिसमें सोलर पैनल्स को सस्ता कर दिया गया है, 1.09 लाख रुपया करोड़ में इजाफा दे दिया गया है। आईटी और टेलीकॉम को 74,560 करोड़ रुपया और फिर महकमा दाखिला होम मिनिस्ट्री को 2.55 लाख करोड़ रुपया का इजाफी ग्रांट दिया गया है, जो एस्टिमेटेड बजट है उससे ज्यादा दिया जाएगा। और फिर बजट को बैलेंस करने के लिए जब ये निर्मला सीतारमण साहिबा कल पढ़ रही थी तो वो ये बता रही थी कि हमने नौजवानों का भी ख्याल रखा है, किसानों का भी ख्याल रखा है और देश को जारी मुश्किलें और मसाइल जो हैं उनको किस तरीके से निपटा जाए और 5 ट्रिलियन वाली जो इकोनॉमी है उसकी ओर एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए, ये तो एक सेक्टर की थी, लेकिन दूसरी तरफ भी आपको ले चलते हैं। डिफेंस के अलावा भारत सरकार इस बार जो अपनी खारजा पॉलिसी है उसमें भी तब्दीली हो रही है और इसके वाज़े इशारे मिलना शुरू हुए हैं। कहां से 3-4 बड़ी बातें जो आपके सामने रखनी है, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ,
ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ जो माजी में कारोबार होता रहा, तिजारत होती रही और जो मुआहदे अक्सर हुआ करते थे, उसका असर आपको बजट में नजर आता था। लेकिन इस बार भारत की खारजा पॉलिसी में तब्दीली के इन वाज़ेह इशारों में पहली बात यह सामने आई कि अफगानिस्तान के लिए भारत सरकार की तरफ से जो बजट इमदाद दी जाती थी उसमें नुमाया इजाफा किया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लिए, वो तमाम लोग जो जियो पॉलिटिक्स सिनारियो को समझते हैं, उनके मुताबिक ये थोड़ा सा शॉकिंग था कि चाबहार बंदरगाह, जिस पर भारत ने अरबों रुपए खर्च करके सेंट्रल एशिया तक राह बनाने की और पाकिस्तान को साइड करके ईरान तक पहुंचने की या दीगर ममालिक तक पहुंचने की कोशिश की, वो कोशिश थोड़ी सी उसको सेटबैक लगा है। क्योंकि चाबहार प्रोजेक्ट पर भारत ने स्ट्रेटेजिक अगरचे इसको करार दिया जा रहा, मगर वक्फा जरूर लिया है। फिलहाल वहां पर जो बजट में इमदाद मुख्तस की जाती थी, कितना पैसा साल दर साल खर्च होगा, उसमें थोड़ा सा फर्क नजर आया, रुकावट फिलहाल पैदा हुई है। बजट इजाफा अफगानिस्तान के लिए किया गया है। एक तो अफगानिस्तान की जो अवाम है उस तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए, उनकी इमदाद हो, मुश्किल सूरत हाल से निकले और दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हों, एक वाज़ेह इशारा इस पर मिलता है। लेकिन साल 2026 और 27 में, यानी जो माली साल है, चाबहार बंदरगाह के लिए कोई भी सरकारी मदद इस बजट में शामिल नहीं है। अगले एक साल के लिए जो समझ में आता है कि थोड़ा सा जो इस वक्त जंग जैसी सूरत हाल भी बनी है, शायद भारत उस सारी सूरत हाल को समझकर इकदाम कर रहा है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए एक वाहिद रास्ता और इंपॉर्टेंट रास्ता भी माना जाता था, थोड़ा सा ब्रेक उस पर लगती हुई नजर आ रही है। वजारत खारजा को भी हुकूमत की जानिब से 22,118.97 करोड़ रुपए का बजट इस बार दिया गया है, मुख्तस रखा गया है और पिछले साल के मुकाबले इस बार 1600 करोड़ रुपए इजाफी पैसा इस वजारत को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मिला है। इसके अलावा हुकूमत के मुताबिक भारत की तरफ से खित्ते के अंदर अमन इस्तेकाम को, सिक्योरिटी से जुड़े मामलात को यकीनी बनाने के लिए अहम तरीन जो मामलात है और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से उनको कंटिन्यू रखने का अगर अज़्म जाहिर अगरचे जारी किया है, लेकिन कुछ इकदामात से पता चलता है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये इकदामात बहुत ज़रूरी है। शायद एक्सपर्ट्स इनको शॉकिंग और हैरानकुन ज़रूर करार दे रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल बदल रही है और ईरान के अंदर जो सिचुएशन है आसपास के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम बजट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं कि जनाब बड़ा क्या, मैंने कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी चीज़ सस्ती हुई। फिर हम क्या देखते हैं कि मेरा फिजिकल कितना है, डेफिसिट कितना है। फिर हम क्या देखते हैं, रूरल में क्या हुआ, हेल्थ में क्या हुआ। फॉरेन अफेयर्स पर बहुत कम बात होती है, लेकिन फॉरेन अफेयर्स आज के दिन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह कि हमने अपने नाजरीन के लिए इस बात का जो डिकोड करने की कोशिश की कि चाबहार पर कोई पैसा नहीं है जी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए पैसा रखा गया है, बजट सपोर्ट दिया जाएगा, फिर बजट बूस्ट होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। बांग्लादेश के लिए जो एलोकेशन है वो कम कर दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बहुत कम हुई है। अब की बार वहाँ चुनाव भी है, कैसे सूरत हाल रहेगी, इसलिए शायद यहाँ पर बजट एलोकेशंस कम कर दी गई है। मंगोलिया के लिए 25 करोड़ रुपया ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए रखने का फैसला ले लिया गया है। और भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो बजट प्रोविजंस रखे गए हैं MEA के अंदर, ये दरअसल अपनी सिस्टमैटिक जो हमने वादे किए हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स इंटरनेशनल सिनेरियो में है और भारत का जो वर्चस्व है, जो एक पकड़ इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में है, उसको बरकरार रखने के लिए भी है। तो ये कुल मिलाकर खाका था जी फॉरेन अफेयर्स का, जो हमने आपके सामने रख दिया। फटाफट से एक और अहम और बड़ी खबर, माइनॉरिटीज को क्या मिला। अब ये माइनॉरिटीज की बात क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बजट में? जब आप लास्ट 2-3 बजट्स को खंगालेंगे तो बड़ी मायूसी होती थी, जनाब माइनॉरिटीज को ज्यादा कुछ मिला नहीं और माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे चलेंगे, क्या कुछ होगा। और फिर हम देख रहे थे कि बजट एलोकेशंस कम होती थी तो नीचे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस पर भी असर पड़ता था। लेकिन कल वाले निर्मला सीतारमण और वजीर आजम साहब ने जो इस बजट को मंजूरी दी थी, जब वो कल पेश किया गया साल 2026-27 का, तो मरकज ने माइनॉरिटीज के लिए 3,400 करोड़ रुपया मुश्खस रखे हैं, जो माना जा रहा है कि पिछले बजट के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा है। एलोकेशंस बढ़ाई गई हैं, 1,240 करोड़ रुपया रिवाइज्ड एस्टिमेट जो साल 2025-26 का था उसके मुकाबले में 1,224 करोड़ रुपया मजीद दे दिया गया। कल किरण रिजिजू साहब ने शुक्रिया भी निर्मला सीतारमण और उसकी पूरी टीम का किया है। 832 करोड़ रुपया एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। और मुस्लिम लीडरशिप अक्रॉस द इंडिया जो है, उन्होंने इसका खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की है कि इसको इन लेटर एंड स्पिरिट जो है माइनॉरिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने खदशात का इजहार किया, कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन शिया आबादी वाले इलाकों को भी नजरअंदाज ना किया जाए, उन्हें अपना माकूल
मुनासिब पैसा दिया जाए। और फिर मौलाना फिरंगी की बात करें, कल्ब राशिद साहब की बात करें, जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश की बात करें, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, सब ने कहीं ना कहीं इस बजट के आने पर जो है वो खुशी का इजहार किया। तमाम नज़रें आज 3 लोगों पर रहेंगी। एक जम्मू कश्मीर के एमपीज इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, और दूसरा असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे बजट पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, स्पेशली माइनॉरिटी वाले पर, क्योंकि लगातार वो टारगेट पर ले रहे थे यूनियन गवर्नमेंट को कि आप माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। छल और छलावे की जो बातें हो रही थी वो साफ दिख रही थी। लेकिन अब जब ये बजट पेश हुआ है साल 2026-27 का, इसमें तकरीबन 1240 करोड़ रुपया रखा गया है, और ये कहा गया जी ये 2025-26 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था उससे ज़्यादा रकम यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है। चलिए एक थी, लेकिन यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख को भी मरकज़ की जानिब से मुआवनत का काफ़ी सिलसिला रहा है, और इस बार काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद भी लोग नज़र आ रहे थे। 4000 तकरीबन जो इस बार का बजट है 2026-27 का, वो 4869.31 करोड़ रुपए है मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के लिए। और तामीर तरक्की के जो बड़े मंसूबे हैं वो फ़ौरन से मुकम्मल हो। स्ट्रेटेजिक एतबार से भी हुकूमत इस इलाके को, पूरे खित्ते को काफ़ी तरजीह देती है। कैपिटल जो मरकज़ के अहम तरीन मंसूबे हैं, 2327 करोड़ रुपए हुकूमत ने उसके लिए मुख्तस रखे हैं। 2542 करोड़ रुपए लद्दाख के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मकसद से हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं। इसके अलावा जिन शोबों में ज़्यादा तामीर तरक्की वाले काम हैं, फोकस जिस पर है हुकूमत का, बुनियादी ढांचा है, सड़कें हैं, बिजली के मंसूबे हैं, एक तो उस पर। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज़ में, जहाँ पर इस खित्ते के अंदर आप सब जानते हैं चीन का एक दबदबा हिस्सा है भी बड़े हिस्से के अंदर, कौमी सलामती का मसला समझकर हुकूमत इसको लेकर इक़दाम करती है। और बजट जो है वो लद्दाख के लिए तामीर तरक्की के जो मंसूबे हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे, लेकिन ग्रोथ रेट भी हो, इस बात पर भी फोकस हो। बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2542.26 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए दिए गए हैं। इंतजामिया के कामकाज के लिए हुकूमत की जानिब से सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स हैं। रोज़ाना बुनियादों पर जो अखराजात हैं, तकरीबन इजाफी 2327.5 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ हुकूमत की जानिब से दिया गया है। और बड़े मंसूबे जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, हुकूमत ने जिसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि इनके लिए हुकूमत जो है वो तरजीहात में शामिल करके पैसा दे रही है। लद्दाख कुल मिलाकर 4692.15 करोड़ रुपए जो बजट एस्टिमेट है 25-26 का, इस तखमीनी के साथ काम कर रहा है। और इस तरीके से 7377.43 करोड़ रुपए में जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं उनमें इजाफा भी हुआ है। लद्दाख के अंदर इस साल में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा अखराजात की, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। इस बात का एहसास हुकूमत को हुआ है। बिजली शोबे में पानी सप्लाई को यकीनी बनाते हुए, तिब्बी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुकूमत के मुताबिक फोकस है। लद्दाख के अंदर बाकी एरियाज जिसमें तालीम भी सबसे ऊपर है, और स्किल डेवलपमेंट जिसके लिए हुकूमत की जानिब से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बजट इस बार पिछले साल के मुकाबले मिला है। चलिए, बात लद्दाख की हो रही है तो लद्दाख से ही एक और खबर, लद्दाख के मुतल्लिक एक और खबर जो है वो दिल्ली से डेवलप इस वक्त हो रही है। मुज़ाकरात कब होंगे कब नहीं होंगे उस हवाले से तो बात चलती रहती है, लेकिन सबकी नजरें आज अदालत पर रहेंगी, क्योंकि अदालत के अंदर आज सोनम वांगचुक के मामले पर दोबारा से समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोनम वांगचुक के मामले पर समाअत होनी है। कौमी सलामती के एक्ट NSA के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, और वांगचुक की अहलिया की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज दोबारा से इस मामले पर समाअत होनी है। जस्टिस अरविंदर कुमार और जस्टिस PB वल्लभ की सदारत में आज ये अहम तरीन इजलास होना है, और इस इजलास के अंदर उन तमाम कागजात को, उन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा जो एलिगेशंस लगाई गई है और जो डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस कोर्ट के अंदर जमा कर दिए गए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आर्ग्यू करेंगे सोनम वांगचुक की तरफ से, और वो सिलेक्टेड वीडियो जिसको लेकर बेस बनाई गई, जिसके तहत सोनम वांगचुक पर NSA लगा, उस पर दोबारा से आज जरा होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। मेडिकल एग्जामिनेशन वांगचुक का पहले ही हो चुका है। जेल से उन्हें एम्स लाया गया था, जहां पर उनका हेल्थ चेकअप परसों कराया गया था अदालत के कहने पर। और अब देखना होगा कि जब सोनम वांगचुक की अहलिया ये कह रही है कि सितंबर के महीने में जो सूरत हाल बनी है और जिसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है वो कानूनी तौर पर जायज़ नहीं है, और कई सुकुम
उस ऑर्डर के अंदर है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किया गया और फिर जिसके तहत उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया है। ये अफसोसनाक है और उम्मीद आज सोनम वांगचुक की अहलिया की ये है कि आज उनकी रिहाई के हवाले से एक कदम जो है वो उठ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आज तमाम नजरें रहेंगी क्योंकि मामला आज सोनम वांगचुक का दोबारा से समात के अंदर है, जोधपुर जेल के अंदर है। सोनम वांगचुक जिन पर एनएसए लग चुका है। जारी है, छोटा सा वक्फा यहां पर लेना है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे। मजीद खबरें, कोशिश रहेगी कि आपकी कॉल्स भी ली जाएं, लेकिन साथ साथ एमएलएज की बात भी आपको सुनाएंगे क्योंकि एमएलएज जमा होना शुरू हो चुके हैं। असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का खुतबा होना है और इजलास बजट का जो इस बार शुरू होने जा रहा है, चंद ही मिनट इसमें बाकी है। रिएक्शन बैक टू बैक कुछ पॉलिटिकल लीडरान के थोड़ी देर में, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। थोड़ी देर में आप तक बैनुल-अक़वामी सतह से या खेल के मैदान से कुछ खबरें आप तक पहुंचाएंगे। भारत पाकिस्तान के दरमियान तलखियां, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अब मरकजी बजट के बाद जम्मू कश्मीर के बजट पर नजरें हैं। थोड़ी देर में इजलास शुरू होगा और इस वक्त अहम तरीन अपडेट ये मिल रहा है कि अरकान असेंबली का एमएलएज का ऐवान के अंदर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। असेंबली सेक्रेटरीट में तमाम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे से कुछ मिनट पहले पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 10 बजे एलजी मनोज सिन्हा का खिताब होगा। अरकान असेंबली जो ऐवान पहुंचना शुरू हुए हैं। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात की है। वज़ीर आला 6 तारीख को जब बजट पेश करेंगे तो उससे पहले तमाम लोग मुख्तलिफ मामलात पर उन्हें तरजीहात में शामिल करके पुरुमीद नजर आ रहे हैं। तारिक हमीद कर रहा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सरबराह और रुकने असेंबली भी हैं कांग्रेस के, जरा पहले उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद साबिक रियासती वजीर और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए शक्तिराज परिहार ने भी गुलिस्तान न्यूज से बात की। बैक टू बैक पहले तारिक हमीद कर रहा को सुनिए। बजट सेशन के ऊपर
जब हम पहले बजट डॉक्यूमेंट देंगे उसके बाद ही अलबत्ता बताया कि हमें मरकज से काफी फराख दिलाना फंडिंग हो रही है, तो हम उम्मीद करेंगे कि उसकी फराख दिलाना जो फंडिंग मरकज की तरफ से है उसका रिफ्लेक्शन आज के बजट में होगा। बाकी क्या कंटूर्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, वो तो बजट का डॉक्यूमेंट पेश होने के बाद ही बताया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बिजनेस रूल्स आएंगे, और आपने पिछले 1.5 साल से देखा होगा कि कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है उस बिजनेस रूल के वास्ते काफी सख्ती से हम लोगों ने बात। इस समय हमारे साथ मौजूद है सर, आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है, किस तरीके से देखते हैं? आज बजट सत्र का पहला दिन होगा। आज तो एलजी साहब का ही एड्रेस होगा, लेकिन ये जो इस बार का जो सेशन होगा बड़ा ही हंगामेदार होगा। भारतीय जनता पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएगी, और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का जो फेलियर है, जो पिछले 1.5 साल से जो सरकार यहाँ पे चल रही है, जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको उजागर किया जाएगा, और जो भी इन्होंने कमिटमेंट जो लोगों के लिए की थी, वो बिजली, पानी, सड़क को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, या अगर आप ये कहें कि जो डेली वेजर्स को लेके, उन बातों का जिक्र जरूर यहाँ पे होगा। और खासकर डिस्क्रिमिनेशन विद जम्मू प्रोविंस, स्पेशली डोडा किश्तवाड़ बेल्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन पिछले 1.5 साल से यहाँ ये एनसी गवर्नमेंट यहाँ पे जम्मू के साथ कर रही है, वो उनको उजागर किया जाएगा, और साथ में एनुअल लीव फॉर जम्मू प्रोविंस, इस बात का भी जिक्र यहाँ पे होगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कटरा कॉलेज की बात कर ली, वो मुद्दा भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादी के द्वारा जो है वो उठाया जाएगा। तो क्या कुछ जो है वो बजट सत्र के दौरान जो है वो, जिस प्रकार से आपने कहा कि हंगामा होगा, तो क्या नोक झोंक जो है वो देखने को? नहीं, हम मैंने पहले कहा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे। जो लोगों बीइंग इन अपोजिशन पार्टी के तौर पे हमारा जो रोल होगा हम वो करेंगे, लेकिन सरकार टोटल नाकाम रही है पिछले 16 महीनों में। जो कमिटमेंट इनकी लोगों के प्रति थी, एक टोटल फेलियर आप कहेंगे ये उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट कर रहा है। बहुत शुक्रिया। बातचीत करने के लिए बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और तमाम एमएलए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और चलिए, मुख्तलिफ इलाकों के नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में खुतबा होगा, उस तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन अब जरा बात खेल के मैदान से भी आपको दिखाना जरूरी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर से कुछ हफ्ते पहले और बाद में जो तल्खियां शुरू हुई थी वो हाथ न मिलाने तक पहुंची थी, लेकिन अब दोनों टीमें आपको आमने सामने खेल के मैदान पर नजर नहीं आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रात देर गए फैसला लिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में 7 फरवरी से जिसका आगाज होने जा रहा है हिस्सा तो लेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को टीम इंडिया के साथ कोलंबो के RPS स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच से दूर रहेगी। यानी भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। बांग्लादेश के साथ एक तरह का इजहार यकजहती है जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वैसे तो जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया उसमें कोई खास वजह या रीजन नहीं बताई गई है, लेकिन लगता यही है कि इस मामले पर पाकिस्तान बजिद है कि बांग्लादेश को भी T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। इधर दूसरी जानिब जब 15 तारीख का मैच नहीं होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या ICC ने रात देर गए खत भी लिखा, जिसमें पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में मैचेस की हिदायत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ICC के मुताबिक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाज़ाब्ता और तहरीरी मालूमात का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस तरह के फैसले से आलमी खेलों की जो तकरीब है उसकी रूह की खिलाफ वर्जी होती है। और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस सिलसिले में यह फैसला किया है कि उसने टीम इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को श्रीलंका की जो दारुल हुकूमत कोलंबो में मैच होना था वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमें तैयार पूरी तरीके से थी। कल ये भी इतलात मिली कि पाकिस्तान की टीम आज जो है वो श्रीलंका रवाना हो जाएगी, लेकिन बाकी सारे मैचेस खेलने के अलावा ये मुकाबला जो है या ये मैचेस जो भारत के साथ होने थे खासतौर से 15 तारीख का, और कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि फाइनल में शायद आमने सामने आ जाए, लेकिन अगर आते हैं तो क्या वो भी खेलेंगे या नहीं, क्योंकि पहले तो एक बात कंफर्म थी कि दोनों ने एक ऐसे वेन्यू पर जो दोनों के लिए न्यूट्रल हो वहां खेलने का ऐलान किया था। और वर्ल्ड कप जैसे किसी भी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में तमाम जो क्वालिफाइंग टीमें हैं तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक बराबर शराइत पर मुकाबला करती हैं, और एक टीम की तरफ से जो मुंतखब मैचेस हैं, स्केड्यूल मैचेस हैं, उनके खेलने का फैसला बराह रास्त मुकाबले की इंसाफ पसंदी, तसलसल और रूह को मजरूह करता है। और ऐसे में बहुत सारे सवालात भी पूछे जा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान मुकाबला नहीं खेलता तो ICC को तो नुकसान है ही, लेकिन साथ साथ
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी $38 मिलियन का तकरीबन नुकसान होगा और ये ब्रॉडकास्टर्स का जो नुकसान होना उसकी भरपाई पाकिस्तान को दी जाने वाली फीस से की जा सकती है। इसकी भी कंफर्मेशन इस वक्त की जा रही है। बात भारत पाकिस्तान के खेल की हो रही है, तो जरा पाकिस्तान से ही आपको एक और खबर से बाखबर करते हैं, क्योंकि इत्तलात और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन फौजी कमांडर की हिलाकत हुई है और उस हिलाकत के पस मंजर में ये खबरें सामने आ रही है कि उसका बराह रास्त ताल्लुक पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के साथ भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दानियाल का गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खान में यह कार्रवाई हुई है और ये माना जा रहा है कि जिन लोगों ने नजदीक से गोली चलाई लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान पर, वो मौके से फरार हुए। पुलिस जो मकामी है डेरा इस्माइल खान की, उन्होंने FIR दर्ज की। लेकिन दानियाल की खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर टेरर ऑपरेशंस के अंदर मेन क्लू माना जाता है, जिनमें पहलगाम सन 2025 का वो हमला भी है जिसने भारत और पाकिस्तान को जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया। बावसूख ज़राए और सुराग रसा इदारों के जिम्मेदारों का मानना है कि दानियाल का बराह रास्त राब्ता ममनुआ तंजीम लश्कर के साथ था और काफी नजदीक हाफिज सईद का भी माना जा रहा है। पाकिस्तान की इंटर सर्विस एजेंसी ISI ने इस बात की तस्दीक की है कि क्लोज रेंज शॉट हुआ है, लेकिन हुआ कैसे इस ज़िमन में अभी तक भी कोई बात सामने उनकी तरफ से नहीं रखी गई। हाई अलर्ट पर ISI चला गया है। चलिए खबरों के बाद जरा एक खास रिपोर्ट की तरफ चलेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको रिपोर्ट बतानी है अर्के गुलाब का काम या रोज वाटर। वादी कश्मीर में भी ये काम चलता है और एक कदीम रिवायत के मुताबिक 500 से 600 बरस बीत गए हैं, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर ये रिवायती काम आज भी होता है, कारोबार होता है। लेकिन इस दौरे जदीद में जहाँ पर मुतअद्दिद चीज़ें ऑनलाइन बासानी दस्तयाब हो जाती हैं, ये रोज़ वाटर या जो अर्के गुलाब हैं ये किस तरीके से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचता है और क्या कारोबार में कोई कमी मौजूदा जो टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो क्या उससे फ़र्क वाज़े हुआ या नहीं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और कई लोगों का ये जो ख़ानदानी काम है एक तवील मुद्दत के बाद, आज बरसों बाद भी उतार चढ़ाव के बावजूद भी जिंदा है। एक ख़ास रिपोर्ट नतिका भट्ट की इस पर प्रोग्राम के आखिर में हम दोनों को आप इजाज़त देंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के फ़ौरन बाद आपको जम्मू कश्मीर असेंबली लिए चलेंगे जहां पर बजट इजलास का आगाज हो रहा है LG के खिताब के साथ। पहले ये खास रिपोर्ट। कभी कभी रिवायत आवाज में नहीं खुशबू में महसूस होती है। कश्मीर की हवाओं में जब गुलाब की महक फहरती है तो लगता है जैसे सदियों पुरानी कहानी आज भी जिंदा हो। खानकाए मौला के करीब एक ऐसी दुकान है जहां 300 साल पुरानी गुलाब की खुशबू नस्ल दर नस्ल महफूज रखी गई है। मैं हूं नातिका भट्ट और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ गुलिस्तान टीवी पर आज हम मौजूद है श्रीनगर के कदीम इलाके खानकाए मौला में, जहां गुलाब का अर्क यानी रोज वाटर का एक पुराना कारोबार आज भी पूरी मेहनत और यकीन के साथ चल रहा है। ये दुकान तकरीबन 300 साल पुरानी है। मिशना एजाज अहमद कोसगर गमित लगभग दुकान शॉप चलान अर्क गुलाब गमित कम से कम 300 वरीज शॉप अंकल चलान अजीजुल्लाह कोसगर तमन वनस सेहत ठीक कह बना अर्क मजमू नीलोफर कहजाबान कासनी क्यावडा लेडीजन खर लोसरक बनावान बमचुट मरब बनावान गुलकंद बनावान। नस्ल दर नस्ल इस कारोबार को जिंदा रखा गया।
आज इस हुनर को एजाज अहमद कोसकर आगे बढ़ा रहे हैं। एजाज अहमद कोसकर बताते हैं कि उन्होंने ये काम अपने चचा से सीखा। उनका कहना है कि गुलाब का अर्क बनाना सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो विरासत में मिली है। अंकल ये बनावान तो पान तो चलावन यह बंद गह बुजुर्गन सोन कार यह अर्क बनावान वनकस बनावान क्या गुलाब अर्क बनावान किस्म अर्क बनावान डिस्ट्रीब्यूशन कर पन तथ अहन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यह गोड़ पे ना ये पे असर कहें ये लूक बे दपान नसा तुम कनतो पुरान गुलाब तुम अर्क कनान मे कोर फिलहाल स्टार्ट वन मोन औलाद आज करान मतलब प्रोन दपान नसा करो ये करो कार कहें प्रोन कार हू ये मगर इसका अल्लाह ताला में सेहत दी इसका बह चलावान। पहले जमाने में इस दुकान पर मुख्तलिफ किस्म का गुलाब का अर्क बनाया जाता था। डायबिटीज, यूरिन इन्फेक्शन, चेहरे की हिफाजत और खवातीन के लिए अलग अलग इस्तेमाल में लाया जाता था। ये अर्क दवाई भी था और कुदरती शिफा भी। आज भी गुलाब के अर्क की अच्छी खासी डिमांड मौजूद है। मस्जिदों में, दरगाहों और स्थानों पर वाजवान और मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। ये खुशबू आज भी इबादत, मेहमान नवाजी और रिवायत का हिस्सा है। लगान मतलब फेसस खतर असल फेसस खतर बे लगान ये जियारतन मन लगान ये मस्जिदन मन लगान मौदूद शरीफस लगान ये किस्मन लगान कहवस लगान ये फिरनी लगान वाजवानस लगान ये किडनी पेशेंट यूरिन खराब या डायबिटिक पेशेंट मतलब मिठाई तथ ये लगान ये किस्मन गुलाब अर्क तक इंसान गसान खुश नेबरम टूरिस्ट मुल्कन पे तम सुई वचने पे तम गुलाब अर्क दिवान तमो वुचमुत नसा गुलाब अर्क ये तम यूज कर तम फायदे मिलान अति तम यूज कर। एजाज अहमद कोसकर बताते हैं कि उनका पूरा खानदान इसी काम से जुड़ा हुआ है। इसी कारोबार पर घर का चूल्हा जलता है और जिंदगी का सफर आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि नई नस्ल को ऐसी हुनरों की तरफ आना चाहिए ताकि अपना कल्चर और अपनी पहचान वक्त के साथ खत्म ना हो। गुलाब का अर्क सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं कि कश्मीर की 300 साल पुरानी मेहनत, यकीन और रिवायत की। मॉडर्न वक्त आज पकान ये सारी दपान नसा कंपटिशन गोमुत ये क्या ये कार क्या कहें पन कार पन कार जान पन कार कर सू जान पन कार तमिच अहमियत क्या माम तो करान मोन दादू करान नानू करान तिहिंद फादर करान ज्यादा प्रोन 300-400 वरी प्रोन कार मतलब कह कार ये कार मतलब यह गुलाब गुलाब अर्क कनान बाकी करान तिलु दूज करान बाकी करान तिहुंद जनरेशन तिहद औलाद तिमन पकुन ब्रोट तिहुंद मोल माज अहन आ पन्निस मल नाव थवन बरकरार अगर ये इंसान बंद करे मकलो सो मल नाव तकलान बुजुर्ग नाव तकलान यूता ये इंसान ब्रोट उठा तूता रोजन तम बुजुर्ग याद अम इसीलिए युथस वन पन पन कार प्रेन कार बुजुर्गन हंद कार तम पकइयो ब्रोट। तो देखा आपने किस तरीके से ये रोज वाटर का काम इन्होंने बरकरार रखा है। जनरेशन टू जनरेशन ये काम चल रहा है। 300 साल पुराना ये दुकान है, जबकि इनके बुजुर्गों ने ये स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने इस कारोबार को इसी तरीके से बरकरार रखा है। बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ से बनाते हैं, चाहे वो गुलाब अर्क की बात करें या फिर बाकी चीज़ों की बात करते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। डायबिटीज़ के लिए या फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़ वाटर जो कि चेहरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सी बीमारियों का इलाज यही गुलाब अर्क जो है वो होता है, और इन्होंने ये कारोबार जो है इसी तरीके से रखा है बरकरार। और इनका कहना ये भी है अगर आज का यूथ इससे जुड़ता है तो हमारा कल्चर इसी तरीके से जिंदा रहता है। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।